वेलकम टू न्यू डिक्शन रिव्यू स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि ये मेरा लुक फनी है, देन वेट टिल यू वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो। चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, वो तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा कि आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे। सिर्फ इतना सा मैंने कहा, या तो इनको हटा दो या यहाँ पर जो प्लांट्स के फ्लावर पॉट्स हैं इनको भी व्हाइट कलर का पेंट कर दो एंड ही विल बिकम द सीएम। आज की दुनिया में एक अच्छे से कमरे में बढ़िया सी लाइटिंग के अंदर 2 माइक लगा दो और कुछ भी बकवास बोल दो तो उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 मिलियन लोग देखेंगे। आप दिल्ली जाओ, किसी को बोलो और भाई क्या हाल चाल है, चल चाय पीते हैं, तो वो अपना काम भूल जाएगा, है ना। पर आप बॉम्बे आओगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको कीमत है टाइम की। क्यों है? क्योंकि वेस्ट आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये वीडियो विच इज फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉमेडी पब्लिश हुआ है हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स पर, जहां इसरो के चेयरमैन, देश के महान स्पोर्ट्स पर्संस और आर्टिस्ट आते हैं, और उसी चैनल ने ऐसा भी कंटेंट पब्लिश किया। इफ यू हैव टॉयलेट्स इन द नॉर्दर्न डायरेक्शंस, जस्ट पुट अ ब्लू कलर टेप अराउंड द टॉयलेट्स। ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो। हो गया सोल्यूशन, आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। यार तू बहुत सही है यार। अब आप बोलोगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया, एक तो ये मुंह शक्ली और दूसरा मैं व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। Nothing that comes out of my mouth is not for viewers or subscribers. इनफैक्ट 2 साल पहले मैंने रणवीर के ऐसे कंटेंट के खिलाफ ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट गलती से ज्यादा वायरल हो गया और इवेंचुअली मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। पर अब मुझे ये भी लगता है कि अगर इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर सूडो साइंस प्रमोट कर रहा है अपने कंटेंट के जरिए, तो उसको कॉल आउट और क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि क्रिएटर्स का फर्ज बनता है ऑडियंस की तरफ। अब मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है रणवीर से, इसलिए इस वीडियो में मैं उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज करूंगा, उसको नहीं। अपने कॉलेज में मैंने कोर्स किया था एनालिटिकल स्किल्स पर, जहाँ हमें सिखाया गया कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं और बुरे आर्ग्यूमेंट्स में कौन सी कॉमन लॉजिकल फैलेसीज होती है। अपने इस कॉलेज कोर्स के नोट्स को यूज करके ही मैंने ये वीडियो बनाया। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कुछ चीज़ बना रहे हो या आप अपनी कोई वीडियो बना रहे हो, ट्राई मेक इट इन ईस्ट। आप ईस्ट डायरेक्शन में बना लो या ईस्ट फेसिंग करके बनाओ, आपको उसका एक अलग रिजल्ट मिलेगा। ओके आचार्य जी, मैंने आपकी बात देखो मान ली है। नाउ लेट्स हैव सम फन। मूंछ भी काट ली है मैंने ताकि आप लोग मुझे सीरियसली लो। स्टार्ट करो भाई। 6 जुलाई 2024 को रणवीर अलाहाबादिया ये वीडियो पब्लिश करते हैं। हमने 700 एपिसोड करे हैं अब तक और एक भी एपिसोड में वास्तुशास्त्र की बातें नहीं हुई है। तो पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। छा चुके हो यूट्यूब पर, मुझे कहना है पहले तो थैंक यू वेरी मच। बेसिक टू एडवांस वास्तुशास्त्र फ्री गाइडलाइंस। शो में गेस्ट हैं आचार्य पंकित गोयल। तो ये गेस्ट है कौन? आचार्य पंकित गोयल का जन्म हुआ था राजस्थान के सूरतगढ़ में 21 जनवरी 1993 को। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उनकी ग्रेजुएशन हुई BA in 3D एनिमेशन एंड VFX में। वेबसाइट के हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन में कई साल काम किया और फिर एक नामी कंपनी के साथ वो ग्राफिक डिजाइनर बन गए। वो एक कंक्रीट फैक्ट्री के मालिक भी हैं जो अब बंद हो गई है। वो कहते हैं कि किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से किसी ने उनको ये किताब गिफ्ट करी और इसको पढ़ने के बाद वो एक वास्तु कंसल्टेंट बन गए। वो कहते हैं कि वास्तुशास्त्र एक साइंस है जिससे आप एक खुश और सफल जिंदगी जी सकते हो। उनका इंस्टाग्राम बायो कहता है कि वो एक स्पिरिचुअली मटीरियलिस्टिक आदमी है। अब वो अपने आप को मटीरियलिस्टिक बुला रहे हैं और वो सही कर रहे हैं, क्योंकि बायो में ये भी लिखा है कि वो देश के सबसे महंगे वास्तु कंसल्टेंट है। वो वास्तुशास्त्र पर कोर्सेज भी करवाते हैं, जैसे उनका 8 कोर्सेज का पैकेज 40,000 रुपये प्लस टैक्सेस का। इस पॉडकास्ट में आचार्य जी वास्तु एक्सपर्ट हैं और रणवीर उनसे कई सवाल पूछते हैं, जैसे बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, घर की एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक वास्तु पॉडकास्ट में पूछे जाएंगे। तो हमें ये बात बोलता है कि 2 चीजें हैं इस पूरी पृथ्वी पर, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। पुरुष का मतलब नॉट मेल, पुरुष जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आप एक सर्टेन हाइट को अचीव करने के बाद आप चेंज नहीं हो सकते। और प्रकृति क्या है? जो सब वेरिएबल है, आपके बालों का स्टाइल। जब पॉडकास्ट स्टार्ट होता है तो आचार्य जी बहुत सेंसिबल बातें करते हैं। इच्छा में जाने के बाद आप कैसा सोचोगे, जैसी प्रतिमा वैसा सोचोगे। अगर राम को देख रहे हो तो आपके मन में आएगा कि मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जो एकदम सही बात है। मानो अगर एनवायरनमेंट पीसफुल होगा तो आप भी पीसफुल महसूस करोगे। कोई भी चीज जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है और जो आपसे खूबसूरत है या आपकी आंखों को खूबसूरत लगता है तो वो कूल बन जाता है। इंडियन फिलॉसफी में वाइट स्किन हमेशा से सुपीरियर मान ली गई, इसलिए जो उन्होंने कहा वो सब सत्य था। वो कहते हैं कि हमारे समाज में एक हेलो इफेक्ट है। हम लोगों की सूरत के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमें उनकी बात माननी चाहिए या फिर नहीं।
और इसी वजह से हमारे देश में गोरो लोगों का फायदा हो। अब हम देखते हैं कि आचार्य जी एक्चुअली क्लेम क्या करते हैं। अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिसका घर कॉर्नर का है, नॉट द बिल्डिंग, द बंगलो, इफ इट इज कॉर्नर, तो उसको 10 से 12 साल के बाद एक मेजर सेटबैक मिलता है, मेजर सेटबैक, दैट कैन बी डेथ ऑल्सो। उनका एक्सीडेंट भी होता है वहाँ पर, और उसके बाद वो एक लेवल पे डाउन भी चले जाते हैं, नुकसान में भी जाते हैं। पहला जो अजीब क्लेम आचार्य जी करते हैं वह कि कॉर्नर प्लॉट्स बहुत बुरे हैं, और वो एग्जाम्पल देते हैं अमिताभ बच्चन जी का। अ कॉर्नर हैव द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वास्तु, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं कि कॉर्नर प्लॉट पर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उस एनर्जी को रोकने वाला कोई नहीं होता। जो इतनी तेज गाड़ियां आ रही हैं, उस एनर्जी की जब टक्कर आपके घर से लगती है, इट बिकम मेजर फायर। इट इज अ बेसिक साइंस। नहीं, ये बेसिक साइंस नहीं है। पहले मुझे ये बताओ कि चलती हुई गाड़ियों से जो एनर्जी बन रही है वो आग कैसे बनाती है। दूसरी चीज, ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड है असम्पशन पर कि ज्यादा गाड़ियां एक कॉर्नर प्लॉट के घर से गुजरती है, पर अगर मेरा घर कॉर्नर पर नहीं पर रोड के बीच में है और वो रोड बहुत बिजी है, तो क्या इतने लोग जब आपके घर को देखते हुए ऐसे जा रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो यानी मेन रोड वाले लोगों को भी बहुत नेगेटिव एनर्जीज मिलती होंगी। अब वो जो बिल्डिंग है ABCL, उन्होंने अपना गेट साइड कर दिया है, क्यों किया है? किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि ये गलत है। अब इस आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का एक कॉर्नर का घर था, कॉर्नर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज थी क्योंकि लोग गुजरते थे, इसलिए उनका नुकसान हुआ। फिर उन्होंने घर का गेट बदल दिया और प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। क्या आचार्य जी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का चाहे कॉर्नर प्लॉट हो या फिर नहीं, कितने लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं? उनकी नेगेटिव एनर्जीज का क्या? फिर आचार्य जी एक और अजीब सी चीज बोलते हैं, इफ यू आर इनटू डिप्रेशन, दैट मींस यू आर सिटिंग समवेयर जो एनर्जी फील्ड आपको उस लेवल पर लेकर जा रहा है। कि जिस डायरेक्शन में आप बैठे हो अपने घर में, उसका आपके मूड और बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इस बात को पाया कि हर डायरेक्शन एक सर्टेन तरीके का रोल दे रही है। और नॉर्थ में क्या होता है? जो लोग अपने घर के नॉर्थ में बैठ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा आएंगी, लेकिन दे विल बिकम हाईली इमोशनल पीपल। उनका फैट बहुत बढ़ जाएगा, वो बहुत मोटे होते चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये AI है, पर ये AI नहीं है भाई, ये एक रियल क्लिप है, रियल वीडियो से। और अभी तो मजा और बढ़ेगा। सेम ऐसे ही ईस्ट है, वो एयर एलिमेंट की दिशा है। अभी क्यों है एयर एलिमेंट की दिशा? क्योंकि जल ने ही वायु को बनाया। विदाउट वाटर देयर कैन नॉट बी प्लांट्स, है ना? तो वाटर ने एयर को बनाया, तो नेक्स्ट डायरेक्शन को क्या रोल मिला? एयर का रोल मिला। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है तो आपको एंजाइटी अटैक्स होना, खुश ना रहना, लोगों से ना मिल पाना। आप अपने आसपास प्लांट्स देखते हो, आपको रिफ्रेशमेंट फील होती है। सेम कॉन्सेप्ट वास्तु का है कि ये पर्टिकुलर प्लांट्स, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन रिफ्रेशमेंट की डायरेक्शन है। अब मुझे तो उन्होंने क्या बोला समझ नहीं आया, मे भी हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ, पर मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट्स आने वाला है जब आचार्य जी ज्योग्राफी को कंबाइन करते हैं वास्तु से। पूरी पृथ्वी का वेस्ट विल ऑलवेज डोमिनेट, दिस इज द लॉजिक। इंडिया का वेस्ट विल ऑलवेज डोमिनेट, गुजराती विल बी ऑलवेज विन द टॉप। तो इधर आचार्य जी दो चीज़ें बोल रहे हैं। पहला कि गुजराती डोमिनेट करेंगे हमारे देश में क्योंकि वो वेस्ट में है, और हमारी दुनिया की बात करें तो वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका और यूरोप डोमिनेट करेंगे। पूरी पृथ्वी का वेस्ट विल ऑलवेज डोमिनेट। एक्सेप्ट आचार्य जी, हमारी पृथ्वी गोल है, एक गोल स्ट्रक्चर का ना वेस्ट होता है ना कोई ईस्ट। हम ईस्ट इन देशों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कई साल पहले यूरोपियंस ने हमारी दुनिया में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करी थी, जैसे रोमन्स ने। इसलिए जो भी रोम के ईस्ट में था वो ईस्ट बन गया और वेस्ट में था वो वेस्ट बन गया। पर अगर जापानीज ने एक्सपीडिशंस लीड करी होती तो इंडिया वेस्ट बन जाता और US और यूरोप ईस्ट। और आचार्य जी इधर रुकते नहीं है। ईस्ट के जो लोग हैं वो हमेशा एक लोअर एंगल पर हमेशा रहेंगे। आज के भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? कौन सी डायरेक्शन में मिल रहे हैं आपको? साउथ। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज इन साउथ। नॉर्थ का जो लोग हैं वो हमेशा से इमोशनल रहेंगे, हमेशा। अगर आप कैलकुलेटिव वे में चलोगे, आप दिल्ली जाओ, किसी को बोलो और भाई क्या हाल चाल है, चल चाय पीते हैं, तो वो अपना काम भूल जाएगा। आचार्य जी वेस्ट और गुजरात के बारे में बोलते ही रहते हैं। गुजरातीज क्यों टॉप पे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को आज भी संभाला हुआ है। वेस्ट में चीजें रुकती हैं। गुजरातीज ऐसे हैं जो अमीर भी हैं, जो मॉडर्न भी हैं, जिनको इंग्लिश भी आ रही है। गुजरातीज हैं जो आज भी अपने घर में अपनी भाषा में बात करते हैं। मराठी लोग भी करते हैं, टचवुड, बहुत अच्छी बात है जो। लेकिन बंगाल में लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज बंगाली बोलते हैं, एंड बंगाल तो ईस्ट में है। पर रणवीर, बंगाल का फुल नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। यार तू बहुत सही है यार। प्रॉब्लम है कि आचार्य जी खुद थोड़े कंफ्यूज्ड है। वो कहते हैं कि वेस्ट डोमिनेट करेगा और नॉर्थ के बारे में भी वो ऐसी चीज बोलते हैं। पूरी दुनिया का जो पेरिस है वो नॉर्थ में आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है। सो चाहे वहाँ पर कुछ हो ना हो, वो हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी डायरेक्शन। पीपल विल लव दैट। वहाँ जाके कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको लगेगा अरे यार पेरिस आ गया, एफिल टावर देख लिया, वो देख लिया, चुपी। और साउथ के बारे में भी। साउथ तो फेम एंड रिच एंड पैसा है, प्योर फायर है, इट इज हाइपर फायर। जहाँ साउथ है वहाँ आप समझ लो पैसा बरसेगा। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ इंडिया, दे ऑल विल ऑलवेज रिमेन रिच। अरे रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको लगता है कि इंडियाज गॉट लेट एंड फनी है, तो अब आचार्य जी से मिलो।
मुंबई की बात करता हूँ। मुंबई में जो मेजर सेंटर पॉइंट है उसको कैसे मानेंगे? किसी भी शहर का सेंटर पॉइंट विल बी सड़क। द रोड विल बी द मेजर कनेक्टिव फैक्टर जो सब एनर्जीज को ऐसे जोड़ रहा है। मुंबई में जो मेन रोड है दैट इज स्ट्रेट। आप तो मुंबई कर हैं, बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये करना है कि नहीं करना, ये होगा कि नहीं होगा। दिल्ली में सड़क कैसी है? गोल है। इस पूरी दुनिया में प्रचलित है कि दिल्ली के अंदर जिसने व्यापार कर लिया वो कहीं पे भी कर सकता है, क्योंकि आपको बोला गया कल आपका काम हो रहा है 1 साल बाद। तो मुंबई के लोग सीधा बोलते हैं क्योंकि मुंबई की सड़कें सीधी हैं। दिल्ली के लोग घुमा फिरा के बोलते हैं क्योंकि दिल्ली की रोड गोल है, और जहाँ रोड ही ना हो। अभी क्लेम बहुत अजीब है, पर इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक्चुअली दिल्ली की सड़कें ज़्यादा सर्कुलर हैं या फिर नहीं। पाइथन और ओपनस्ट्रीटमैप एपीआई को यूज़ करके मैंने दिल्ली और मुंबई की स्ट्रीट्स मैप करी, फिर कैलकुलेट किया सर्कुलैरिटी रेशियो, विच इज़ द लेंथ ऑफ द रोड डिवाइडेड बाय द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स इट कनेक्ट्स। अगर CR 1 है तो यानी कि रोड स्ट्रेट है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो यानी कि रोड कर्व्ड है, यानी जितना ज़्यादा नंबर उतनी ज़्यादा कर्व्ड रोड। दिल्ली का CR क्या है? 1.0417 और मुंबई का 1.0425। पर इन नंबर्स का मतलब क्या है, मैं कंपेयर कैसे करूँ? इसीलिए मैंने पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता का भी CR कैलकुलेट किया, और जैसे आप देख सकते हो ये रेशियो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और ये कंपेरेबल है भी या नहीं मैंने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट टेस्ट करे, मैंने नहीं बल्कि मेरी टीम मेंबर ने। और ये पूरी चीज़ करने के बाद हमें पता चला कि मुंबई और दिल्ली की सर्कुलैरिटी रेशियो में फ़र्क नहीं है। तो आचार्य जी, इधर ही आपका आर्गुमेंट फेल हो गया। बताओ, ऐसे क्लेम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। वापस बोल रहा हूँ, ये AI नहीं है भाई, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो देखा है। आपको लगता है कि नितिन गडकरी हाईवे किंग है हमारे देश के? नहीं, आचार्य जी है। यार तू बहुत सही है यार। स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट में ब्लू नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट में ब्लू नहीं चाहिए, नॉर्थ में ब्लू चाहिए। अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छे इमोशंस देगा, को एक प्रैक्टिकल व्यक्ति बनाएगा। सेम टाइम पे आप दूसरों के बारे में सोचोगे, उनके थॉट्स को सोचोगे। साउथ ईस्ट में अगर ब्लू आ गया तो पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन फील होने लगेगा, और ऑल ऑफ सडन झटके लगेंगे लाइफ। साउथ वेस्ट में होगा तो यू वॉन्ट इमेजिन इट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। और वो बस डायरेक्शंस में ही नहीं बल्कि कलर और बीमारियों में भी एक एक्सपर्ट है। जो लोग भी माइंड रीडर्स हैं, आप ज़्यादातर देखना ये खुद ब्लैक पहनते हैं। अब ये क्यों पहन रहे हैं, इनकी थ्योरी क्या है, आई डोंट नो, बट अगर मैंने ब्लैक पहना है और आप अगर माइंड को पढ़ना जानते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है मेरे दिमाग में एंटर होना। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से बात करी। करण भाई, कैन आई शो यू अ क्लिप एंड यू कैन टेल मी कि वो सच है या नहीं? हाँ फॉर श्योर, गो फॉर इट। व्हाइट जिसने पहन रखा है ना, उसके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है। जिसने ब्लैक पहन रखा है उसके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर जिसने कोई और कलर्स पहने उनके मन को पढ़ना बहुत आसान है। जो लोग भी माइंड रीडर्स हैं, आप ज्यादातर देखना ये खुद ब्लैक पहनते हैं। भाई ये सच है क्या? भाई बहुत बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आगे इफ सी माय मोस्ट फेमस वीडियो वेयर आई एम रीडिंग विराट कोहलीज माइंड, उन्होंने व्हाइट पहना है उसमें। हाँ ये सच है कि मैं ब्लैक पहनता हूँ, बट इसका कोई मतलब इट्स जस्ट बिकॉज़ मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं पहनूं क्या। डज कलर हैव एनी इंपैक्ट? लाइक एब्सोल्युटली नथिंग भाई, मैं ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता ना शो में लोग कपड़े क्या पहन के आ रहे हैं। पर इधर ना भाई फैक्ट्स मैटर नहीं करते। अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कहानी है, डोंट लेट ट्रूथ गेट इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी। अगर कहानी बहुत रोमांचक हो ना तो सच से उस कहानी को बिगाड़ो मत। ऐसे ही हाल इस पॉडकास्ट का भी है। किसी का नाम तो नहीं लूंगा, चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी वो, तो उनके लड़के ने मुझे बुलाया, कहते हैं भाई यार ऐसे करके हमें काम करना है। तो वो मानते नहीं थे जो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि वो फायर थे ऐसे। मैंने अंकल कोई बात नहीं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे को मेरा काम करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त पे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा के आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स। देखो ये सब थोड़े टाइम के लिए फनी लगेगा, पर अगर कोई बंदा हेल्थ जैसे सीरियस इशू पर अपनी टिप्पणी देने लग जाता है जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, क्या वो फनी हुआ? साउथ ईस्ट में अगर ब्लू आ गया तो पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन फील होने लगेगा, और ऑल ऑफ सडन झटके लगेंगे लाइफ। साउथ वेस्ट में होगा तो यू वॉन्ट इमेजिन इट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। शहीद भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करी और फिर रैशनैलिटी को प्रमोट करते हुए एक किताब लिखी, और 100 साल बाद हमारे देश में डिस्कस हो रहा है कि किस डायरेक्शन में आप सो रहे हो उससे आपको एक हार्ट अटैक आ सकता है, और इस वीडियो को 3 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। तो ऐसे देखोगे ना, जो ऐसे रहते हैं वो साउथ डायरेक्शन में सोते हैं अपने घर के, तो वो ये जो पोर्शन है वो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ फायर। ये मत सोचो कि आप आचार्य जी से कुछ सीख नहीं सकते हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। स्पेशली कि अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो स्किल्स हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी दिमाग में आए वो आप खुले आम पब्लिक के सामने बोल पाओ। इफ यू हैव टॉयलेट्स in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो वाइट लगा दो। हो गया सोल्यूशन, आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। पर
The most important question is, how did you become the president? You know what? I took Acharya G's Vastu consultation and stick a red tape around my toilet seat, and then I became the president. इस वीडियो को 3 मिलियन लोगों ने देखा है। आप खुद सोचो कि देश के एक कोने में अभी एक बच्चा है जो जेईई की प्रिपरेशन करने के बजाय टॉयलेट के बाहर टेप लगा रहा है। अब मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि वास्तु की कुछ चीज़ें एक्चुअली इफेक्टिव होती हैं, कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने चाहिए, पर आचार्य जी वास्तु को ऐसे बताते हैं जैसे वो मानो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। इनकम प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। किसी के अपने फादर से, अपने भाइयों से रिलेशन खराब होते हैं तो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है उनके घर में। साउथ वेस्ट में किचन होना, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना आपके अपने फादर से कभी नहीं बनेगी, आपके भाइयों से कभी नहीं बनेगी। भाई वीडियो के कमेंट्स में जाकर देखो, लोग पूछ रहे हैं कि मैं अपनी दवाइयाँ कहाँ रखूँ। भाई तू डायरेक्शन के बारे में छोड़, दवाइयाँ देना अपने फैमिली मेम्बर को। कमेंट सेक्शन में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? डॉक्टर से बात कर, एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट से क्यों पूछ रहा है? पॉइंट ये है कि आचार्य जी आपसे और मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और कैसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो इस पॉडकास्ट को यूज़ कर सकते हैं। आज के वक्त में मिनिमम फ्लैट की कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए दिल्ली बॉम्बे में तो बेयर मिनिमम होगी। उस घर में आप वास्तु को अगर देख लोगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा लोगे, दैट इज योर बेनिफिट। इस इग्नोरेंस में मत जियो कि हम वास्तु नहीं मानते, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम्स पे लेकर जा रहा है और आपकी वो इन्वेस्टमेंट की आपकी पूरी लाइफ खराब कर रहा है। अब इन लोगों को पता है कि कई लोग उनके आर्ग्यूमेंट्स को अपोज करेंगे, इसीलिए वो प्रेपरेशन के साथ आए। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रेपरेशन उन्होंने करी उसमें कई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने कई अनोखे तरीके यूज़ करे अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। नाम से ही स्टार्ट कर लेते हैं, आचार्य पंडित गोयल, जो ऑटोमेटिकली उनको क्रेडिबिलिटी देते हैं। अरे नाम के पहले आचार्य है तो कुछ तो किया ही होगा ना। पर क्या मुझे भी आचार्य का टाइटल मिल सकता है? क्या कोर्स करना पड़ता है? क्या कोई क्वालिफिकेशन होती है या फिर सेल्फ असाइंड है टाइटल? एक थोड़ा मॉडर्न सवाल है, कौन से सेलिब्रिटीज़ ने आपके साथ काम किया है? बहुत सारों ने किया है। कुछ लोगों ने बोला है कि नाम मत लो, बस कुछ लोगों ने बोला है कि आप ले सकते, जैसे अरबाज खान है, उनके लिए मैंने काम किया, हमारे कोर्सेज में भी आए, अटेंड किए उन्होंने, और मिका हैं उनके लिए हमने काम किया। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि आप उन लोगों के साथ एसोसिएट होने लग जाओ जो अमीर है और जो फेमस है। अब अगर अमीर और फेमस होंगे तो स्मार्ट भी होंगे, कुछ तो सही कर रहे होंगे। और रणवीर इस आर्गुमेंट पर डबल डाउन करते हैं। वो कहते हैं कि मुंबई में देखो कितने करोड़पति हैं और सबके सब वास्तु में विश्वास करते हैं, यानी कि वास्तु इफेक्टिव है। जो हम कह रहे थे ना पहले कि जितने भी बिलियनर्स है, सेलिब्रिटीज है, सारे वास्तु में क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि वो वहाँ तक भी वो एक्स्ट्रा 10% एफर्ट देकर पहुँचे। पर इस आर्गुमेंट में 2 लॉजिकल फैलेसीज हैं। पहली है अपील्स टू पॉपुलैरिटी। अब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि अगर कई लोग किसी चीज़ को मानते हो तो उससे वो सच बन जाता है। पॉपुलर बिलीफ इज नॉट इक्वल टू एविडेंस ऑफ करेक्टनेस। सदियों पहले कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को सजा सुनाई थी क्योंकि गैलीलियो मानता था कि प्लैनेट अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है और ना कि सन प्लैनेट अर्थ के अराउंड। पर क्योंकि कैथोलिक चर्च इस चीज़ को नहीं मानता था, इसलिए उन्होंने गैलीलियो को हाउस अरेस्ट करवा दिया, जो हमें बताता है कि अगर हमारे देश के ज़्यादातर लोग किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाता है। और यही चीज़ सेलिब्रिटीज़ को भी अप्लाई करती है। कई सेलिब्रिटीज़ भी फालतू चीज़ें मान सकते हैं। जो दूसरी लॉजिकल फैलेसी है वह है कि रणवीर कंफ्यूज हो जाते हैं कोरिलेशन और कॉजेशन में। कहते हैं ना कि बॉम्बे इज द रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये वो, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। जब आप एक्चुअली उन बिलियनर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, सारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं, सारे 100%। वो कहते हैं कि मुंबई के करोड़पति वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं, इसका मतलब है कि वो करोड़पति वास्तुशास्त्र से ही बने हैं। पर वो करोड़पति वास्तुशास्त्र से नहीं, बल्कि वो बने हार्ड वर्क से, स्किल से, एजुकेशन से, लक से और अपने प्रिविलेज से। पर ये दोनों लोग पॉडकास्ट के दौरान इसी लॉजिकल फैलेसी को दोहराते रहते हैं कि देखो इतने सक्सेसफुल लोग वास्तुशास्त्र का यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? लाइक आप ले सकते, जैसे अरबाज खान है, उनके लिए मैंने काम किया, हमारे कोर्सेज में भी आए, अटेंड किए उन्होंने, और मिका हैं उनके लिए हमने काम किया, और अभी हाल फिलहाल में सरगुन है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। फिर रणवीर एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का आर्गुमेंट यूज़ करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे भारतीय ज्योतिष को और वास्तुशास्त्र को इस वजह से डाउट कर रहे हैं क्योंकि इसे डाउट करना कूल बन चुका है अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ हर चीज़ के पीछे वो प्रूफ ढूंढते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं। ब्रो एस्ट्रोलॉजी को हेट करना कूल बन गया है क्योंकि वेस्टर्न देश इसी चीज़ को हेट करते हैं।
ये आर्गुमेंट मैं मान भी सकता हूँ, पर इस वजह से क्योंकि वो एविडेंस और साइंटिफिक प्रूफ मांग रहे हैं। वो प्रूफ ढूंढते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं। ऑफ कोर्स हमें एविडेंस और साइंटिफिक प्रूफ मांगना चाहिए हर चीज का। अगर एक पॉलिटिशियन बोले कि मेरी पॉलिसी से आपकी तकदीर बदल जाएगी, हमें एविडेंस मांगना चाहिए। जब एक सीनियर आपके ऑफिस में बोले कि मुझसे सवाल मत पूछो, बस जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तो हमें एविडेंस मांगना चाहिए। जब परिवार में बड़े लोग बिना समझाए हमें ऑर्डर दे किसी चीज को करने का, तो हमें एविडेंस मांगना चाहिए। इस जाल में मत फंसना कि एविडेंस मांगना और प्रूफ मांगना ही गलत है। कुछ तो अलग है ना, जो हम दुनिया से अलग सोच रहे हैं। तो ये डाउट्स तो छोड़ ही दो कि ये साइंसेस काम नहीं करती। इफ यू हैव द डाउट कि ये साइंसेस काम नहीं करती, दैट मींस कि आप पीछे ही रहोगे, एंड आई कैन बेट। वो आपको गिल्टी फील कराता है कि आप सवाल कर रहे हो। देखा वो कितने स्मार्ट है। फिर एक पॉइंट पर रणवीर बहुत ही स्मार्ट आर्गुमेंट देते हैं पर व्हाट इफ कुछ चीजों को लेकर अब तक साइंटिफिक रिसर्च हुआ ही नहीं है? कि व्हाट इफ वास्तु पर रिसर्च ही नहीं हुई है। अब तक साइंटिफिक रिसर्च हुआ ही नहीं है। ये बहुत स्मार्ट आर्गुमेंट है दो कारणों की वजह से। पहली चीज है कि रणवीर बोलते हैं व्हाट इफ। ये एक ओपन और ब्रॉड क्वेश्चन है, कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया रणवीर ने। हाँ, हो सकता है रिसर्च नहीं हुई हो सकता है कि वास्तु सच हो। व्हाट इफ कि रिसर्च हुआ और आपको और मुझे बताया ही नहीं गया। व्हाट इफ कि वो हुआ और वो इसलिए नहीं बताया गया कि ये लोग कामयाब ना हो जाएं। व्हाट इफ कि उन्होंने आपकी सोच के साथ खेला हो कि अगर नहीं इनको नहीं पता लगेगा तो हम इनके सुपीरियर हो सकते हैं। व्हाट इफ कि अगर व्हाइट हाउस एज पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बना है तो आपके और मेरे घर क्यों नहीं बना है? ये हमें अपने आप से पूछना है। इस लॉजिकल फैलेसी का नाम है अपील टू इग्नोरेंस, जिसका मतलब है कि कोई बात सच है बस इस वजह से कि उसको फॉल्स प्रूव नहीं किया गया। ये चीज़ स्मार्ट इसलिए है क्योंकि वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर डाल रहे हैं। प्रूव करना है तो आप करो, मैं क्यों करूं? अब इमेजिन करो कि मैं बोलूं कि इस दुनिया में उड़ते हुए हाथी हैं, मुझे डिस्प्रूव करके दिखाओ। दिखाओ। अब मैंने क्या किया, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर डाल दिया, आपको डिस्प्रूव करना होगा। पर मुद्दा ये भी है कि व्हाट इफ का क्वेश्चन है ही नहीं। वास्तु और फेंगशुई जैसी चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। जयंत नर्लिकर जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 2009 में एक किताब पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने वास्तु के इलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी है। पर एनीवे आचार्य जी ने ये रिसर्च नहीं पढ़ी। उल्टा आचार्य जी तो बोलते हैं कि एविडेंस मत मांगो, एक्सपीरियंस करो। किसी दूसरे के ऊपर इस बात पे क्यों हम वेट करें कि वो इस पे साइंस का प्रूफ लगाएंगे? जस्ट एक्सपीरियंस इट। आपको क्यों जानना है कि पंकित आकर बोल रहा है, रणबीर बोल रहे हैं? आप खुद एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे? इधर भी आचार्य जी वही लॉजिकल फैलेसी यूज कर रहे हैं, जहाँ वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर डाल रहे हैं कि एविडेंस नहीं मांगो, एक्सपीरियंस करो। इसको कहा जाता है एनेक्डोटल फैलेसी या फिर सैंपल साइज बायस। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया उसका मतलब वो सच हो जाता है। मुझे क्यों किसी का ठप्पा चाहिए कि उसने प्रूफ कर दी? मुझे नहीं चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, मैं भी क्यों प्रूफ कर रहा हूँ? ये वीडियो देख लो जहाँ एक क्रिश्चियन बाबा एक महिला की फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो पीने का टाइम दिया था, लेकिन अब देख सकते हैं आप, हालेलुया, वो प्रस्तर इसको काट दिया, मैं तोड़ रहा हूं। अब अगर आप उनसे पूछोगे कि इस क्रिश्चियन बाबा ने क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो बोलेंगी हाँ। तो क्या क्रिश्चियन बाबा सही है? इसलिए साइंटिफिक रिसर्च में हम बस एक या दो लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड नहीं करते। अगर मार्केट में वैक्सीन बिकने लगी बस एक या दो लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो मार्केट तो वैक्सीन से ही बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी एक आदमी के लिए काम नहीं कर सकती, कर सकती है। इसको कहा जाता है प्लेसीबो इफेक्ट, और ये साइंटिफिक है। प्लेसीबो इफेक्ट काम करता है जब कोई चीज़ एक्चुअली इफेक्टिव नहीं होती पर आपको लगता है कि वो इफेक्टिव है। जैसे हैरी पॉटर में एक सीन है जहाँ हैरी का दोस्त रॉन बहुत नर्वस है, इसलिए मैच से पहले हैरी बोलता है कि मैं तुम्हें एक दवाई दे रहा हूँ जो तुम्हें लकी बना देगी। रॉन इसको गटगट करके पी जाता है। उसके बाद वो मैच में जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैच के बाद ये हमें रिवील किया जाता है कि हैरी ने एक्चुअली वो दवाई डाली नहीं थी, उसने बस नाटक किया था। पर रॉन को लगा कि दवाई है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसी को प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। तो अगर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले अपने टॉयलेट के आगे टेप लगा दिया और आप कॉन्फिडेंटली उधर गए, हो सकता है कि आपकी मीटिंग बहुत अच्छी रही हो, पर वो एक प्लेसीबो इफेक्ट की वजह से है, ना कि इस वजह से कि आपने टॉयलेट में टेप लगाया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों लोग पॉडकास्ट के दौरान सूडो साइंस की बात करते हैं, पर क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं। जो भी डायरेक्शंस की बातें आपने करी, डेफिनेटली मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और विंड डायरेक्शन से रिलेटेड है। इसे हल्के से ब्रेक डाउन करें थोड़ा। अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितनी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है,
शायद लोग इसे समझते नहीं। Yes. और मैं थोड़ा सा इसे समझाऊं मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं कि फेस अ सर्टेन डायरेक्शन, स्लीप इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एटसेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी, स्पेस टाइम। सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश में इतना बड़ा इतिहास है साइंस का। ब्रह्मगुप्त एक महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने भारतीय फिलॉसफी में जीरो के बारे में बात करी। आर्यभट्ट ने सालों पहले पाई की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करी। विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे इंडियन एंशिएंट साइंस हमारे देश से पर्शिया गई और फिर यूरोप गई। मॉडर्न दुनिया में भी इंडियंस ने बहुत कुछ किया है। 3 साल पहले नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज मिला अलजेब्रिक ज्योमेट्री के लिए। इस साल इंडियन टीम हमारे इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 4th प्लेस पर आई। ये लोग पॉडकास्ट पर होने चाहिए और ना कि कोई वास्तु कंसल्टेंट जो कहता है कि टॉयलेट पर हरा सा टेप लगा दो और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आचार्य जी की वास्तु की विद्या इतनी पावरफुल है तो हमारे देश की वो प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करते। देश के करीब 90 करोड़ लोग महीने के 8,000 रुपए से कम कमाते हैं। हर साल 20 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं। 6.5 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं हमारे शहरों में। रणवीर एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, उनको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो किन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी व्यू से मोटिवेटेड होते हैं। Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers. तो जब उनको पता चला कि ये वीडियो तो वायरल हो गया, उन्होंने सेम आचार्य को एक दूसरे पॉडकास्ट पे बुलाया। एक और महा वायरल पॉडकास्ट में पंकज गोयल भाई का स्वागत है। जो भी लोग इसको सुनेंगे, और भाई मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, इसे मैं दूसरे पॉडकास्ट के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।